Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. My name is Shreya Rajan. We are going to start with topic पंचायती राज institutions in our country. तो आपको पता होना चाहिए कि 73rd Amendment Act of 1992 और इसका significance क्या है. Extremely important है, आपको पता होना चाहिए. 73rd Amendment Act of 1992 ने add किया Part 9 to our Constitution. ये पार्ट 9 जो है इसका टाइटल क्या है? द पंचायत्स. कौन से शेड्यूल में है ये? शेड्यूल 11. आर्टिकल्स की अगर आप बात करें तो आर्टिकल यहां इंपॉर्टेंट है 243 से लेकर 243 ओ तक. इतना क्लियर है? 11th शेड्यूल की हम क्या बात कर रहे हैं? 11th शेड्यूल भी 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से आया और ये जो 11th शेड्यूल है इसमें ऐड किए गए 29 फंक्शनल आइटम्स. हम देखने वाले हैं कि ये एक्चुअली में क्या था एंड दिस एक्चुअली डील्स विथ 243G. इतना क्लियर है? आर्टिकल 40 क्या होता था आपको पता होना चाहिए. आर्टिकल 40 ने ये बोला था कि स्टेट को नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स और उन्हें नेसेसरी पावर एंड अथॉरिटी देनी चाहिए ताकि वो सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स बन सकें. डीपीएसपी था ना आर्टिकल 40. अगर आपने डीपीएसपी चैप्टर नहीं किया तो आप वो कर लीजिए. इस एक्ट ने एक्चुअली क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया पंचायती राज को. ठीक है, मतलब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अब से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन में है कि वो अडॉप्ट करें न्यू पंचायती राज सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. मतलब ये कि फॉर्मेशन ऑफ पंचायत और उसकी इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स अब स्टेट गवर्नमेंट के विल पे डिपेंड नहीं कर रही थी. ये ऑब्लिगेशन था स्टेट गवर्नमेंट का कि उन्हें टाइमली इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे और पंचायती राज पंचायत्स को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. राइट? अगर हम देखें प्रोविजंस ऑफ द एक्ट तो आप देखेंगे कि इन्हें दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है. द फर्स्ट इज कंपल्सरी एंड द सेकेंड इज वॉलंटरी. जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है वैसी ही चीजें इनमें हैं. जो कंपल्सरी है उनमें मैंडेटरी या ऑब्लिगेटरी प्रोविजंस हैं जिनको स्टेट लॉज में इंक्लूड करना अनिवार्य है. जो वॉलंटरी प्रोविजंस हैं ऑन द अदर हैंड उन्हें इंक्लूड किया जा सकता है बट इसका डिस्क्रिशन जो है वो स्टेट का है. Thus, voluntary provisions of the Act ensures that the right of the states to take local factors like geographical area, political administrative considerations, ये जो है ये पूरा स्टेट के पास है. वॉलंटरी प्रोविजंस क्यों ऐड किए गए कि स्टेट अपने हिसाब से, अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से डिसीजंस ले सकें. लेकिन एक कंपलसरी प्रोविजन क्यों लिया गया? ताकि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो, एक स्ट्रिक्ट सिस्टम हो और पंचायती राज सिस्टम जो है वो हमारे देश में अच्छे से वर्क करे, सेल्फ गवर्नमेंट वर्क करे, ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो है वो हो जाए. राइट? अब हम देखते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट. क्या है सेलिएंट फीचर्स इस एक्ट के? सबसे पहला फीचर जो है वो है ग्राम सभा. ये एक्ट कहता है कि ग्राम सभा आपको बनाना पड़ेगा जिनमें कौन लोग होंगे? persons registered in electoral rolls of a village within the area of panchayat at village level. क्या है मतलब? ग्राम सभा क्या है? बॉडी है किस चीज की?
लोगों की, कौन, जो रजिस्टर्ड हो किसमें, इलेक्टोरल रोल्स में, ऑफ अ विलेज, कहाँ पे, विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल। 10 ये क्या है, विलेज असेंबली है, किन लोगों की, रजिस्टर्ड वोटर्स की, कहां पर, एरिया क्या है, पंचायत, एरिया ऑफ अ पंचायत, राइट। इनकी जो पावर्स है और जो फंक्शंस है एट विलेज लेवल, ये स्टेट जैसे जैसे डिटरमाइन करेगा उतनी पावर्स इनको मिलती रहेंगी। तो दे परफॉर्म सच फंक्शंस एट विलेज लेवल as the legislature of a state determines। इसके अलावा सेकेंड फीचर जो ऑफ द एक्ट जो है वो है 3 टियर सिस्टम। ठीक है, 3 टियर सिस्टम सजेस्ट कर बोलता है पंचायती राज सिस्टम। ये 3 टियर सिस्टम क्या है, एक है डिस्ट्रिक्ट, जिला परिषद, उसके नीचे है इंटरमीडिएट जिसको आप ब्लॉक लेवल या आंचलिक बोलते हो, ठीक है, और तीसरा है विलेज लेवल विच इज योर पंचायत। ये 3 टियर सिस्टम इसलिए बोला गया है ताकि एक यूनिफॉर्मिटी इन स्ट्रक्चर आपको दिखे थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन अगर पॉपुलेशन इस जगह की 20 लाख से कम हो, लेस देन 20 lakhs, देन 2 टियर सिस्टम फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है, 2 टियर सिस्टम फॉलो करना है। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, इंटरमीडिएट लेवल को आप एलिमिनेट कर सकते हो अगर 20 लाख से कम पॉपुलेशन है, राइट। दिस मच इज क्लियर, ओके। अब हम देखते हैं थर्ड प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ओके, थर्ड प्रोविजन है इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन्स, विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और इनके बीच का इंटरमीडिएट लेवल। इसके सारे ही लोग, ऑल पर्सन्स मस्ट बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, डायरेक्ट इलेक्शंस। चेयरपर्सन की अगर आप बात करो पंचायत के, जो कि विलेज लेवल पे होते हैं, उनका क्या होगा, शैल बी इलेक्टेड इन अ मैनर जो कि स्टेट बताएगी, स्टेट डिटर्मिन करेगी मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एट विलेज लेवल ऑफ पंचायत। राइट, अगर हम बात करें चेयरपर्सन्स ऑफ पंचायत एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा, किनसे, फ्रॉम अमंग्स द इलेक्टेड मेंबर्स देयर ऑफ। राइट, अब ये जो चेयरपर्सन्स हैं कौन है, पहले तो विलेज लेवल पे पंचायत पे जिनका मैनर ऑफ इलेक्शन स्टेट डिसाइड करेगी, चेयरपर्सन्स इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो इनडायरेक्टली आ रहे हैं, ये लोग whether they are elected directly or indirectly, they will have right to vote in meetings of panchayat. Okay, अब हम देखते हैं reservation of seats, जो कि है फोर्थ फीचर। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए तीनों ही लेवल्स ऑफ पंचायत में सीट्स रिजर्व्ड हैं इन
proportion to their population in पंचायत area. Right? क्या बोला मैंने? SCs as well as STs के लिए रिजर्व्ड हैं सीट्स इन पंचायत इन proportion to their population. टोटल पॉपुलेशन उनकी पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. फर्दर स्टेट जो है वो क्या कर सकती है, उनके पास पावर है टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन पंचायत एट ऑल 3 levels. State legislature shall provide for reservation of offices of chairperson in panchayat at village level or any other level for SCs and STs. ये chairperson के लिए. ठीक है. इस एक्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए. The act provides for reservation of not less than 1/3 of total member seats for women. तो 1/3 एटलीस्ट रिजर्वेशन जो है वो विमेन के पास होना चाहिए. राइट? ये इसमें वो इंक्लूडेड भी हैं जो SCs और STs हों. तो इंक्लूडेड यहां पे SCs एज वेल एज STs हैं. ST SC की विमेन. ठीक है, 1/3 में इंक्लूडेड है ये. राइट? इतना क्लियर है. फर्दर नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसेस ऑफ चेयरपर्सन्स इन द पंचायत एट ईच लेवल शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन. तो 1/3 एटलीस्ट टोटल नंबर ऑफ ऑफिसेस चेयरपर्सन्स की पंचायत पे एट एवरी लेवल रिजर्व होनी चाहिए. किसके लिए? वुमेन के लिए. राइट? ये एक्ट ऑथराइज करता है स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो प्रोविजन बना पाए फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एनी पंचायत और ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन्स इन पंचायत एट एनी लेवल इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है, तो स्टेट्स जो हैं उनके लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशंस बना सकते हैं. राइट? इतना क्लियर है. आर्टिकल 334 की यहां पर बात करते हैं. आर्टिकल 334 में एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड एक स्पेसिफाइड है कि कब तक रिजर्वेशन जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए होगा. तो जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है एज वेल एज रिजर्वेशन ऑफ ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन्स है इन पंचायत फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो कब सीज हो जाएगा? जब एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड हो जाएगा, जो कि स्पेसिफाइड है इन आर्टिकल 334. और प्रेजेंटली वो जो पीरियड है वो 80 years का था एंड मतलब वो 2030 तक है फिलहाल. राइट? इसके अलावा आपको एक और चीज समझनी है कि ये जो प्रोविजन है रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, ये कहाँ एप्लीकेबल नहीं है? दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन अरुणाचल प्रदेश. दिस इज बिकॉज ये जो स्टेट है ये फुली इनहैबिटेड है बाय इंडिजिनस ट्राइबल पीपल और कोई शेड्यूल्ड कास्ट वहां पे अवेलेबल नहीं है. इस प्रोविजन को कैसे ऐड किया गया था? 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 से इसे ऐड किया गया था. इतना क्लियर है? अब हम देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ पंचायत्स. 5-year टर्म ऑफ ऑफिस मिलता है पंचायत्स को एट एंट्री लेवल फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग. फर्स्ट मीटिंग से लेके 5 साल तक का टर्म. हाउएवर अगर ये जो है डिसॉल्व हो जाता है, कब? 5 साल खत्म होने के पहले, बाय चांस 3 साल बाद ये डिसॉल्व हो गया, तो फर्दर फ्रेश इलेक्शंस होंगे. राइट? 6 months के अंदर. और ये जो न्यू इलेक्टेड बॉडी है
ये रिमेनिंग पीरियड के लिए ही रहती है पावर में। तो ये सिर्फ 2 साल तक रहेंगे। दिस इज वेरी डिफरेंट देन व्हाट हैपेंस एट द यूनियन लेवल एंड स्टेट लेवल इलेक्शंस, राइट। तो मतलब ये है कि कोई भी अगर पंचायत है वो अपने 5 साल के टर्म के पहले अगर डिसॉल्व हो जाती है, बाय चांस अगर वो 3 साल बाद ही डिसॉल्व हो गई, तो फ्रेश इलेक्शंस होंगे। क्या कब होंगे? 6 महीने के अंदर अंदर होंगे। और जो नई पंचायत है वो रिमेनिंग पीरियड यानी कि इस केस में 2 साल के लिए ही रहेगी। इतना क्लियर है, राइट। नॉर्मल कंडीशंस में जब 5 साल के लिए कोई अपने टर्म में है, तो जो इलेक्शंस है, फ्रेश इलेक्शंस फॉर अनदर पंचायत, ये 5 साल के टर्म पीरियड खत्म होने के पहले हो जाने चाहिए। ठीक है। अब अगर बाय चांस कोई पंचायत है और ये डिसॉल्व हो गई, और जो रिमाइंडर पीरियड है इनका बचा कुचा, ये एक्चुअली में 4 साल, 4 years एंड 7 months बाद या 8 months बाद ये डिसॉल्व होती है बाय चांस। और इसका जो रिमाइंडर पीरियड है वो 4 months है बचा हुआ। तो अगर ये रिमाइंडर पीरियड 6 months से कम हो तो दोबारा फ्रेश इलेक्शन कराना रिमाइंडर पीरियड के लिए कंपल्सरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। इतना क्लियर है? मतलब यह है, इन अदर वर्ड्स, जो हमने अभी पढ़ा कि रिमाइंडर पीरियड के लिए होती है अगर कोई भी पंचायत इलेक्ट होती है डिसोल्यूशन के बाद प्रीवियस पंचायत के, और वो डिसोल्यूशन जो है वो 5 साल से कम पीरियड में ही हो गया, राइट। तो आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए that a panchayat reconstituted after premature dissolution does not enjoy full period of 5 years but remains in office only for the remainder or remaining period. डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ते हैं। डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हो सकते हैं? पहली बात तो, under any law for the time being in force of the purpose of election to the legislature of state concerned or under any law made by the state legislature, अगर कोई इंसान डिस्क्वालिफाइड है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे टू बी चोजन एज अ मेंबर ऑफ पंचायत। ठीक है, इतना क्लियर है? हाउएवर, नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड दैट ही शी इज लेस देन 25 years ऑफ एज। 21 साल में अगर वो हैं तो वो इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो 21 साल उन्होंने अटेन कर लिया है तो वो इलेक्ट हो सकते हैं। और बाकी सारी डिस्क्वालिफिकेशन की केसेस के लिए, क्वेश्चंस के लिए स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा कि किन कंडीशंस पे डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वगैरह। ठीक है, तो 21 साल है यहां पर मिनिमम एज, राइट। अब हम देखते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो डायरेक्शन, कंट्रोल, प्रेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस पंचायत के जो है वो किस पे वेस्ट होते हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन में। इन्हें अपॉइंट कौन करता है? इन्हें अपॉइंट करता है गवर्नर। ठीक है, इतना क्लियर है? इसमें कौन कौन लोग होते हैं? एक तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिन्हें अपॉइंट करते हैं गवर्नर। उनकी जो कंडीशन ऑफ सर्विस है, टेन्योर ऑफ ऑफिस है,
वो भी गवर्नर डिटरमाइन करते हैं, कंडीशन ऑफ ऑफिस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस। उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है? ऑन द ग्राउंड्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रिमूवल ऑफ जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। तो स्टेट हाई कोर्ट के जज के रिमूवल के जो ग्राउंड्स होते हैं, उन्हीं ग्राउंड्स पे चेयरपर्सन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमिश्नर है, सॉरी नॉट चेयरपर्सन, इलेक्शन कमिश्नर है, उन्हें उसी वे में रिमूव किया जा सकता है। ठीक है। हिज और हर कंडीशन ऑफ सर्विस शैल नॉट बी वेरीड टू हिज और हर डिसएडवांटेज। और स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि वो प्रोविजंस बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस ऑफ पंचायत। इतना क्लियर है? अब हम आते हैं पावर्स एंड फंक्शंस, कि पावर और फंक्शन क्या है पंचायत की। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो पावर एंड फंक्शन दे सकती है पंचायत को। स्टेट लेजिस्लेचर कैन एंडो पावर्स टू पंचायत एंड अथॉरिटी टू पंचायत, जो कि उन्हें लगता है कि नेसेसरी है सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। राइट? इतना क्लियर है? Such a scheme may contain provisions for devolution of power and responsibilities of panchayat at appropriate level with respect to what all things? First of all, plan बनाने के लिए for economic development, social justice and grassroots level पे schemes को implement करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा 29 मैटर्स जो है, जो कि 11th शेड्यूल में मेंशन्ड है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पंचायत को दी जा सकती है। राइट? अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो ऑथराइज कर सकता है पंचायत को। स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा पंचायत को कि पंचायत ये कर सकती है कि नहीं। स्टेट लेजिस्लेचर ऑथराइज कर सकता है पंचायत को कि पंचायत लेवी कर पाए, कलेक्ट कर पाए और अप्रोप्रिएट कर पाए टैक्स, ड्यूटीज, टोल्स, फीस। ठीक है। तो ये स्टेट लेजिस्लेचर की पावर है। वो इस पावर को एंडो कर सकती है कि पंचायत के पास ये पावर आ जाए कि वो लेवी कर पाए, कलेक्ट कर पाए, अप्रोप्रिएट कर पाए टैक्सेस को। ठीक है। हमने बोला कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स इंक्लूडिंग दोस इन रिलेशन टू 11th शेड्यूल, ये हमने बोला। राइट? उस 11th शेड्यूल में 29 आइटम्स हैं। उन 29 आइटम्स को मैं चाहती हूं कि आप लोग ध्यान से देखें। उन 29 आइटम्स में एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सोशल फार्म फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, पीडीएस, सोशल वेलफेयर फॉर मेंटली रिटार्डेड, handicapped, women, children, family welfare, market and fair cultural activity, libraries, training, vocational training, poverty alleviation, educational primary and secondary level, fuel and fodder, road, bridge, ferries, waterways, rural electrification, khadi industry, cottage industry, small scale industries, rural housing, drinking water, fisheries, animal husbandries, minor irrigation, water management, ये सब कुछ, community asset management, ये सब कुछ जो है, अडल्ट एंड फॉर्मल एजुकेशन, ये 29 आइटम्स में आते हैं जो कि 11th शेड्यूल में मेंशन्ड है। ओके? ये सारे 29 आइटम्स आपको याद रखने जरूरी नहीं है, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या जो है वो पावर है ऑफ पंचायत। राइट? सो बेसिकली हमने देखा कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो एंडो कर सकती है विद पंचायत को विद पावर्स एंड अथॉरिटी एज इट मे सीम नेसेसरी फॉर सेल्फ गवर्नमेंट।
implementation of schemes for economic development and social justice, including those in relation to 29 matters present in 11th schedule. Finances, Finance Commission, Union Territories, etc. हम next lecture में देखेंगे. Till then, all the best.